नमस्कार मित्रों, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश इतिहास, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात करेंगे लौह युग की। हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देख लिया है। अब हम बात करेंगे लौह युग की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लौह युग, लौह युग, आयरन एज। लौह युग जो है जब मध्य प्रदेश में प्रारंभ होता है तो यहाँ से हम देखें मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में, मालवा में प्रारंभ, मालवा में इसका प्रारंभ होता है। मालवा क्षेत्र में बहुत बड़े स्थिति में यह विस्तारित होता है मध्य प्रदेश के। इसमें हम देखें तो मुख्य रूप से धूसर मिश्रित मृदभांड मिले हैं। जब धूसर मृदभांड आ जाते हैं तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ से लौह युग का प्रारंभ हो गया। तो जनरली हम धूसर देखें तो लाल, धूसर, भूरे मृदभांड की प्रधानता हो जाती है लौह युग से, ठीक है। तो इसमें मिश्रित कलर आ जाते हैं, लाल रंग का भी आता है, भूरे रंग का भी आता है, काले रंग के भी मृदभांड होते हैं, धूसर रंग भी होते हैं। लेकिन धूसर रंग सबसे आखिरी रंग था जिसका उपयोग मृदभांड बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में मनुष्यों द्वारा किया गया, ठीक है। लौह युग के बाद हम महत्वपूर्ण देखें तो महापाषाण युग आता है। महापाषाण युग, महापाषाण युग का मतलब होता है कि जब लौह युग समाप्त हो रहा है, ताम्र युग समाप्त हो रहा है, तो कहीं कहीं जब सैंधव सभ्यता का प्रारंभ उत्तर क्षेत्र में होता है और मध्य प्रदेश क्षेत्र में ताम्र युग सभ्यता समाप्त होने के साथ जो है वैदिक सभ्यताओं का आगमन शुरू होने वाला है। इससे पहले के कुछ क्षेत्रों में इसे महापाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कई प्रकार के बड़े पत्थर मिलते हैं जिनको बहुत विस्तृत तरीके से सजाया या काटा जाता है। तो इस युग को हम कहते हैं मेगालिथ, मेगालिथ, ठीक है। मेगालिथ का मतलब होता है महापाषाण। बड़े स्तर पर जो है पत्थरों का निर्माण इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो स्मारक प्राप्त होते हैं हमको, जैसे ताबूती कब्र प्राप्त होती है। स्मारकों का निर्माण इस बीच में प्रारंभ कर दिया गया था जिसमें ताबूती कब्र, जिसे हम सिस्ट ग्रेव वगैरह कहते हैं, प्राप्त होती है। ताबूती कब्र, ठीक है। कब्र को अपन ग्रेव कहते हैं, है ना, मैंने सिस्ट ग्रेव, सिस्ट ग्रेव जैसी कब्रें प्राप्त होती हैं बड़ी संख्या में, ठीक है। गर्त वृत्त प्राप्त होते हैं, गर्त वृत्त, ठीक है। वृत्त मतलब सर्कल, तो ये पिट सर्कल होते हैं, पिट सर्कल यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गौरा वृत्त प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिलमैन, ये सब क्या स्मारक टाइप की चीज़ें हैं जो वहाँ पर हमको मिलती हैं। छत्रपाषाण मिलते हैं, छत्रपाषाण, छत्रपाषाण मतलब हम कहेंगे स्टोन अम्ब्रेला, स्टोन अम्ब्रेला जैसी चीज़ें अपने को प्राप्त होती हैं। छत्रपाषाण जैसी चीज़ें अपने को प्राप्त होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फड़ाकृत स्थलाकृतियाँ, माने बड़े बड़े चट्टानों की स्थलाकृतियाँ बनाई गई होती हैं। एकाश्मीय मेहर प्राप्त होते हैं, ठीक है। मेहर या मेहरी जो होते हैं ये भी पत्थरों के बने हुए सिक्के टाइप के होते हैं, वो सब हमको इस युग में प्राप्त होता है। इसका मुख्य क्षेत्र रहता है सिवनी, एमपी के सिवनी में ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, रीवा में प्राप्त हुई हैं, ठीक है। दुर्ग में भी मिले हैं, दुर्ग में करीब 500 से अधिक
ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में महापाषाण युग का प्रारंभ हुआ था। ऐसा अपन इसको मान करके चलते हैं। इसके अलावा अपन वैदिक युग का प्रारंभ देखते हैं। वैदिक युग ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में वैदिक युग में देखा जाए तो वैदिक युग का कुछ विशेष प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ऋग्वेद वगैरह में थोड़ी बहुत शब्दों की रचना है, सब शब्दों में कई मध्य प्रदेश है थोड़ी जगह जगह पर, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हम जैसे पर्टिकुलर हम उसकी बात नहीं करेंगे, ऋग्वेद की बात नहीं करेंगे। उसके अंतर्गत एक जैसे ब्राह्मण लिखे गए, ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण लिखे गए, ऐतरेय कौशिकी, ऐतरेय षड्विश, है ना, पंचविश, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे जो कि वेदों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए लिखे गए। ठीक है, तो इसी में से एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। उसमें मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी उसमें भी दी हुई नहीं है। तो उसने यहाँ के लोगों को निषाद कहा था। ठीक है, मध्य प्रदेश के निवासी निषाद कहलाते थे, निषाद कहलाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के निवासियों को निषाद कहा गया था। निषाद आमतौर पर एक जंगल में रहने वाली प्रजातियां होती हैं, तो उनके रूप में इसको लिया गया था। ठीक है, तो हम बात करें से शुरुआत में चले हम। मनु के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र थे, इसमें एक पुत्री थी। ठीक है, मनु के 10 पुत्र हुए, इसमें से एक पुत्री हुई। ये जो मनु है ये वैवस्वत मनु है, अंतिम मनु, वैवस्वत, अंतिम मनु। ठीक है, ऐसे 12 मनु हुए। तो अलग अलग समय पर अलग अलग मनु हुए हैं। हम कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति हिंदू धर्म के अनुसार मनु से हुई, और मनु की पत्नी थी शतरूपा। तो मनु प्रथम मनुष्य हैं धरती पर और शतरूपा प्रथम स्त्री हैं धरती पर, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। मुसलमान मानते हैं कि प्रथम पुरुष जो हैं वो आदम हैं और प्रथम स्त्री हव्वा है। और ऐसे ही क्रिश्चियन मानते हैं कि प्रथम पुरुष धरती पर जो पैदा हुए वो थे आपके एडम, और जो प्रथम स्त्री थी वो थी ईव, एडम और ईव। तो क्रिश्चियनों के अनुसार एडम ईव हैं और मुसलमानों के अनुसार आदम हव्वा है, और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मनु और शतरूपा हैं। तो मनु से मनुष्य संतान का जन्म हुआ। ठीक है, तो मनु के 10 पुत्र हुए, ऐसा अपन मान करके चलते हैं, और उनकी एक पुत्री थी। ठीक है, जब महाप्रलय आई, महाप्रलय के बाद जो कुछ लोग बच गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति बचे वो थे मनु, और इनके अलावा और भी कई जगह पर कुछ प्रजातियां बची थी महाप्रलय के बाद। तो मनु के 10 पुत्र हुए, क्योंकि लिखित रूप में मनु का ही उल्लेख हमको मिलता है महाप्रलय के बाद। ठीक है, तो मनु के हम ऐसे 10 पुत्र मानते हैं, और एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम था इला, इला इनकी पुत्री का नाम था। इसके अलावा इनके बहुत सारे पुत्र थे, जैसे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु अपन जानते हैं कि भगवान रामचंद्र का जो जन्म हुआ था वह इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, नाभाग, नाभाग महत्वपूर्ण बड़े राजा रहे हैं। धृष्टा, ठीक है, धृष्टा, शर्याति, ये उत्तर भारत में बड़े नामों से जाने जाते हैं। धृष्टा और शर्याति को। इक्ष्वाकु भी उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राजा रहे, और उत्तर क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी क्षेत्र पर अधिकार किया। इस वंश में भगवान रामचंद्र का भी कहते हैं जन्म होता है। ठीक है, नरिष्यंत,
ठीक है। नरिशंत जो है मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र के राजाओं में गिने जानते हैं। प्रांशु भी उत्तर भारत के राजा हैं। ये भी पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः जो इन्होंने बड़े वो राज्य स्थापित किए थे। मुख्यतः हम कहेंगे गुजरात, राजस्थान वगैरह क्षेत्र में इनके शासन वगैरह महत्वपूर्ण है। नागाभिष्ट है ना, ये भी पूर्वी क्षेत्र में रहे हैं, पंजाब और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में। करुष, ठीक है, करुष महत्वपूर्ण राजा रहे। बघेलखंड, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है करुष ने। प्रसाद, दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया। दक्षिण भारत में भी इन्होंने बड़े उस पर जो है कहते हैं दक्षिण भारत में साम्राज्य फैलाया था। ठीक है, तो हो गए इसमें अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुत्र हो गए, है ना, और एक पुत्री हो गई इला। ठीक है, तो 9 पुत्र, एक पुत्री, कुल मिलाकर के 10 पुत्र पुत्री थे इनके, 10 बच्चे हुए। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी संख्या में जो है मतलब भारत में मनुष्य की उत्पत्ति मनु से मानी जाती है, लिखित रूप से बात कर रहे हैं अपन, और प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री माने जाते हैं मनु। ठीक है, अब हम देखें तो जो अपने जो कारुष थे, महत्वपूर्ण से कारुष, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपन आ रहे हैं, कारुष, प्रसाद, पौरुष, प्रांशु का नाम मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, इक्ष्वाकु का भी नाम मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं आता। तो मध्य प्रदेश में जनरली कारुष को अपन, कारुष और इला, इन दो को मुख्य रूप से हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में राजा थे कारुष, ठीक है, कारुष जो हैं इन्होंने कारुष वंश की स्थापना की तथा बघेलखंड में इन्होंने राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, कारुष वंश बनाया व बघेलखंड की स्थापना की। ठीक है, अगर हम बघेलखंड की बात करते हैं तो बघेलखंड में हम ले लेंगे सीधी, शहडोल, ठीक है, पन्ना भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का जो नीचे का जो पूरा भाग आता है ये आमतौर पर हम बघेलखंड के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है, जो इला थी, इला का विवाह जो हुआ था कारुष से हुआ था। इला का विवाह जो था सोम से हुआ था। इला का विवाह सोम से हुआ था तथा इससे एल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, एल वंश की स्थापना हुई। जो एल वंश था वह बाद में चंद्रवंश बना। एल ही चंद्रवंश बने। ठीक है, एल ही चंद्रवंश बने। ठीक है, इला का विवाह सोम से हुआ, जहाँ एल वंश की स्थापना हुई। मुख्य रूप से जो एल वंश है उसका बघेलखंड से ज़्यादा लेना नहीं था, यह मुख्यतः जो है बुंदेलखंड से संबंधित थे। ठीक है, तो वहाँ चंद्रवंश की स्थापना की गई। तो कुछ लोग लिखते हैं ना चंद्रवंशी, कुछ लोग लिखते हैं सोमवंशी, सूर्यवंशी। तो चंद्रवंशी मतलब यादव वगैरह। ठीक है, तो कहीं कहीं यादव तो नहीं, वैसे यदु से यादव बने हैं, है ना, वो आगे आएंगे। लेकिन चंद्रवंश की स्थापना जो करने का श्रेय जाता है वो इला और उनके पति सोम के विवाह के बाद जो है एल वंश की स्थापना हुई, और इन्होंने अपने नाम के पीछे जो है चंद्रवंशी वगैरह लगाना, चंद्रवंश लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यह क्षेत्र इनका था बघेलखंड। ठीक है, क्षेत्र बघेलखंड। ठीक है, तो बघेलखंड, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है पुरूरवा। पुरूरवा बघेलखंड के संस्थापक माने गए। पुरूरवा बुंदेलखंड के संस्थापक माने गए। पुरूरवा बुंदेलखंड के संस्थापक माने गए। बुंदेलखंड
संस्थापक। ठीक है, बाद में इन्होंने बघेलखंड पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, पुरूरवा इला और सोम के पुत्र थे। पुरूरवा ने बाद में बघेलखंड के ऊपर अधिकार किया और पुरूरवा के दो पुत्र हुए, आयु और अमावस। दो पुत्र हुए पुरूरवा के। पुरूरवा के दो पुत्र हुए, आयु व अमावसु। ठीक है, दो पुत्र हुए। आयु की जो तीसरी पीढ़ी, आयु की जो है तीसरी पीढ़ी में, आयु की जो है तीसरी पीढ़ी में ययाति हुए थे। ययाति हुए। ठीक है, ययाति का जो विवाह हुआ था वो भार्गव ऋषि शुक्र की पुत्री से हुआ था, जिसका नाम था देवयानी। ठीक है, देवयानी से इनका विवाह हुआ। इनके दो विवाह हुए, एक तो देवयानी से इनका विवाह था और दूसरा वृषवर्षा से विवाह हुआ था। ठीक है, देवयानी से विवाह हुआ कि पुत्री देवयानी से प्रथम विवाह हुआ। ठीक है, दूसरा विवाह इनका वृषवर्षा से हुआ। ठीक है, इनके मुख्यतः दो विवाह हुआ। वृषवर्षा की पुत्री का नाम थी सर्वनिष्ठा। ठीक है, दूसरा विवाह वृषवर्षा। ठीक है, प्रथम विवाह हुआ। दूसरा विवाह से काट देंगे। ठीक है, प्रथम विवाह देवयानी से विवाह हुआ। दूसरा विवाह वृषवर्षा की पुत्री शर्मनिष्ठा से हुआ। ठीक है, शर्मनिष्ठा से हुआ। देवयानी के दो पुत्र हुए थे। ठीक है, एक थे यदु और दूसरे थे तुर्वसु। प्रथम यदु और दूसरे तुर्वसु। इनके देवयानी से मुख्यतः दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु से हम जैसे जानते हैं यदु वंश की स्थापना हुई, परंतु यादव नहीं है, यादव अलग हैं और यदु वंश अलग रहा। तो यदु वंश के स्थापक रहे थे यदु और इनके दूसरे पुत्र हुए थे तुर्वसु। ठीक है, तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा के तीन पुत्र थे। ठीक है, शर्मिष्ठा के तीन पुत्र थे। ठीक है, शर्मिष्ठा के मतलब तीन पुत्र हुए, इसमें अनु, द्रत्ता तथा पुरु, तीन इनके पुत्र हुए। ठीक है, यदु से यदु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, यदु से यदु वंश बना। ठीक है, यदु जिस वंश में जो है भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जैसे कि अपन जानते हैं। ठीक है, और पुरु से पौरव वंश बना। ठीक है, यदु वंश बना और पुरु से पौरव वंश बना। पौरव। ठीक है, पुरु ने पौरव वंश की स्थापना की और यदु ने यदु वंश की
स्थापना की। ठीक है, ययाति ने अपने साम्राज्य को चार अपने पुत्रों में बांट दिया था। ठीक है, जो ययाति हुए इस वंश के महत्वपूर्ण राजा, उन्होंने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। ठीक है, ययाति ने साम्राज्य को बांटा, तो इसमें इन्होंने जो है जो यदु थे, यदु को महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया। यदु को दिया इन्होंने चमर्णवती, ठीक है, शुक्तिमती, ठीक है, वैत्रवती, माने चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, तो चंबल, केन और बेतवा के बीच के क्षेत्र को जो है वो राजा यदु को ययाति ने बांट दिया था। ठीक है, तो आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति हुए थे। ययाति का विवाह हमने देखा था भार्गव ऋषि की पुत्री से हुआ है, देवयानी से, और दूसरा विवाह इनका है वृषवर्षा की पुत्री सर्मनिष्ठा से। सर्मनिष्ठा के दो पुत्र हैं, देवयानी के दो पुत्र हैं, यदु और तुर्वशु, और सर्मनिष्ठा के तीन पुत्र हैं, अनुदत्रा और पुरु। पुरु पौरव वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और यदु वंश की स्थापना करते हैं। ययाति ने जब बंटवारा किया तो यदु को दे दिया उन्होंने मध्य प्रदेश का एक बड़ा साम्राज्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ये थे अपने यदु थे, यदु के दो पुत्र हुए। ठीक है, यदु के दो पुत्र हुए। एक पुत्र था इनका क्रोष्ट व ठीक है, फिर से लिख लेंगे हम। यदु के दो पुत्र हुए, एक पुत्र था इनका क्रोष्ट और दूसरा पुत्र था सहस्त्रजीत। ठीक है, कोष्ठ और सहस्त्रजीत, इनके दो पुत्र हुए थे। यदु के दो पुत्र हुए, क्रोष्ट और सहस्त्रजीत। ठीक है, सहस्त्रजीत जो क्रोष्ट थे, इनकी संतानें यादव कहलाई। क्रोष्ट की संतानें यादव कहलाती हैं, यादव कहलाई। यदुवंश क्रोष्ट संतानें यादव कहलाई, और सहस्त्रजीत की संतान हैहेय। ठीक है, सहस्त्रजीत की संतान हैहेय कहलाती हैं। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में जो है उन्होंने दक्षिण भारत पे अधिकार किया। ठीक है, इक्ष्वाकु, इनका शासन था अयोध्या में। ठीक है, इस वंश में एक हुए राजा दंडक। ठीक है, दंडक बड़े राजाओं में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये दंडक जो थे ये मंधाता के पुत्र थे। ठीक है, दंडक जो हैं ये राजा मंधाता के पुत्र थे। मंधाता के पुत्र दंडक। ठीक है, मंधाता के पुत्र दंडक थे। इक्ष्वाकु वंश अयोध्या में शासन करता था। मंधाता के पुत्र, इस वंश में महत्वपूर्ण राजा हुए मंधाता, मंधाता के पुत्र हुए दंडक। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो ये थे अपने मंधाता थे, बहुत चक्रवर्ती राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका। ठीक है, दंडक ने मध्य प्रदेश के दक्षिण में राज्य स्थापना किया, के दक्षिण में राज्य बनाया, जिसे अपन कहते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया है। जब अपन दुर्ग इसके कहते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ साइड में जाते हैं तो वहाँ पर ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भी दक्षिण क्षेत्र में दंडकारण्य के जंगल हैं, और वो पूरा इलाका जो बसाया था वो बसाया था मंधाता ने। ठीक है, मंधाता जो कि इक्ष्वाकु वंश से महत्वपूर्ण रूप से राजा हुए। ठीक है, तो एल वंश की राजकुमारी से मंधाता का विवाह हुआ था।
मंधाता का विवाह एल वंश की राजकुमारी से हुआ। ठीक है, एल वंश की राजकुमारी के साथ मंधाता का विवाह हुआ। इनसे 3 पुत्र हुए। ठीक है, इनसे 3 पुत्र हुए। एल वंश की राजकुमारी के साथ 3 पुत्र हुए। जो एल वंश की राजकुमारी थी, है ना, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदुमती। छोटा भीम, बिंदुमती से इनका विवाह हुआ था। ये एल वंश की राजकुमारी थे। इससे इनके जो है 3 पुत्र हुए थे। एक थे पुरुषुत, पुरकुत्स, एक थे अम्बरीश और तीसरे थे अपने मुचकुंद। मुचकुंद मुरैना और धौलपुर के बीच में एक स्थान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है मुचकुंद। तो मुचकुंद को के बारे में अपन जानते हैं थोड़ी बहुत कहानी। देव इंद्र का जब युद्ध चल रहा था तो मुचकुंद ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इंद्र के युद्ध में इंद्र का साथ दिए थे। तो जब विजयी हुए तो इंद्र ने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझको निद्रा चाहिए, मुझे आराम करना है लंबे समय तक। तो जो है मुचकुंद को आशीर्वाद दिया कि आप आराम कर सकते हैं। तो धौलपुर के पास में कहीं पर इनको आराम करने के लिए जगह मिली। ये वर्षों तक सोते रहे। भगवान कृष्ण का ये कार्य था कि वो इनको जगाते। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो भगवान, उन्होंने कहा कि जब भी मेरी आँख खुले तो मैं भगवान के दर्शन करूं और मोक्ष को प्राप्ति करूं और जो भी मुझे देखे वह भस्म हो जाए। तो भगवान कृष्ण के ऊपर हमला किया था एक काल यवन ने। तो काल यवन को लेकर के गए भगवान कृष्ण मुचकुंद के गुफा तक, और वहाँ मुचकुंद ने उनको देखा, काल यवन को देखा, और काल यवन जल करके भस्म हो गया। तो कृष्ण को रण छोड़ भी कहा गया, रण छोड़ करके भागने वाला। लेकिन वो रण छोड़ कर नहीं भागे थे, मुचकुंद को जगाना भी था। उसके बाद फिर मुचकुंद के जागने के बाद मुचकुंद ने काल यवन को मार दिया। भगवान कृष्ण ने मुचकुंद का गला काट दिया और मुचकुंद स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। तो ऐसा कुछ कहानी है। तो ये मुचकुंद जो पुत्र थे वो मंधाता के पुत्र थे, इक्ष्वाकु वंश संबंधित थे। इक्ष्वाकुओं ने समय समय पर जो है बहुत देवताओं की मदद की है। ठीक है, अयोध्या क्षेत्र में इनका मुख्य रूप से शासन था। इनकी एक पुत्री भी थी। जो मंधाता थे, मंधाता की एक पुत्री भी थी। पुत्र तो थे ही थे, मंधाता की एक पुत्री भी थी कावेरी। ठीक है, एक पुत्री थी कावेरी। दक्षिण क्षेत्र में भी इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो हम देखें मध्य प्रदेश क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान दबदबा बना रहा। बात को हमने देखा कि मुचकुंद एक महान राजा थे। इसी वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे पुरकुत्स। जो पुरकुत्स थे उन्होंने नागों की बहुत सहायता की, और नागों की सहायता के दौरान जो है नागों की तरफ से उनको विवाह प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा उनका विवाह जो है नाग कन्या नर्मदा से हुआ। पुरकुत्स का जो विवाह हुआ, विवाह नाग कन्या नर्मदा से हुआ। ठीक है, नर्मदा से हुआ। नर्मदा से इनका विवाह हुआ पुरकुत्स का। और इन्होंने जो है हैहे राजवंश की स्थापना की। हैहे राजवंश कहाँ? हैहे राजवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में की। ठीक है, इनका विवाह होता है नर्मदा से, और राजवंश है इनका। राजवंश जो बना वो था हैहे, मध्य प्रदेश में। जनरल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश रहा, तो हैहे राजवंश है ना, पुरकुत्स के द्वारा जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। इस वंश के राजा पुरकुत्स के द्वारा। ठीक है, पुरकुत्स। इसके अतिरिक्त जो अमन बात कर रहे थे महाराजा मुचकुंद की, तो मुचकुंद को जो है जो यहाँ पर एक शासक रहते थे महिषमंत।
माहिष्मंत। माहिष्मंत एक राजा थे, इसी मध्य प्रदेश क्षेत्र के मालवा क्षेत्र में मुख्यतः इनका शासन था। मालवा क्षेत्र में ये शासन करते थे। इन्होंने मुचकुंद को पराजित किया। माहिष्मंत ने मुचकुंद को हराया। मुचकुंद को हराया। मुचकुंद ने नर्मदा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े किलों का निर्माण किया था। अब तो हम कहें जो महेश्वर, नर्मदा घाट वगैरह क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मुचकुंद के बड़े बड़े किले बने हुए थे, साम्राज्य स्थापित हो गया था। मैंने वैत्रवती, चवर्णवती और शुक्लमती क्षेत्र में जो ये तीनों बड़े क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के मध्य में जो है मुचकुंद का शासन हो गया था और मुचकुंद को हरा पाना कठिन हो रहा था। महिष्मंत ने पहली बार जो है मुचकुंद को युद्ध में पराजित किया और मुचकुंद के साम्राज्य को इन्होंने छीन लिया, ठीक है, और उस क्षेत्र का नाम इन्होंने रखा महिष्मती, ठीक है। तो मुचकुंद के छीने क्षेत्र को, मुचकुंद के छीने क्षेत्र को माहिष्मती माने महेश्वर, माहिष्मती अर्थात महेश्वर नाम दिया, ठीक है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश खंडवा जिले के आसपास में जो महेश्वर क्षेत्र है, महेश्वर, मंडलेश्वर, ये सब क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का नामकरण जो है महिष्मंत के द्वारा किया गया। इन्होंने मुचकुंद को हराया था, ठीक है। हैहे वंश की जो स्थापना की गई थी, हैहे वंश की जो स्थापना है, या हम कहें उसका विस्तार जो है वो महेश्वर और उसके नीचे के क्षेत्रों में बाद के समय में हुआ। तो हम देखें दक्षिण क्षेत्र में महेश्वर वंश जो है आगे बढ़ा। जो महिष्मंत थे, महिष्मंत के वंश में आगे कई महत्वपूर्ण राजा हुए, जिसमें अर्जुन वंश के बड़े राजा अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, ठीक है, कीर्तिवीर्य, ठीक है, सहस्त्रबाहु, कह सहस्त्रार्जुन को सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। इनकी मूर्ति लगी है इंदौर क्षेत्र में, ठीक है, सहस्त्रबाहु की मूर्ति लगी है सहस्त्रार्जुन की। तो महेश्वर क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। कहते हैं इनकी 1000 भुजाएं थी, इस कारण से इन्हें सहस्त्रार्जुन कहा गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 1000 भुजाएं नहीं थी, इनका 1000 जो है व्यापक क्षेत्र था, मतलब हजारों सैनिक थे और हजारों आंखें थी इनकी। ये हर जगह पर फैले हुए थे और कानून से बड़े इनके हाथ थे और कहीं भी ये पहुंच सकते थे और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, शत्रुओं को मार सकते थे। तो कुल मिलाकर के सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन जो है बहुत शक्तिशाली राजा हुए और इन्होंने बड़े क्षेत्र पर जो है शासन किया। कहते हैं जो नर्मदा नदी है वो महेश्वर क्षेत्र में बह रही थी, तो इन्होंने अपनी ताकत से नर्मदा को रोकने का प्रयास किया और कहते हैं इन्होंने हजारों जो है हाथ लगा करके नर्मदा को रोका और नर्मदा फिर भी हजारों जो है धाराओं से अलग अलग निकली, जिस कारण से नर्मदा को जो है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात भी महेश्वर क्षेत्र में हम देखते हैं बनता है। और इस सहस्त्रधारा बनने का जो मेन एक कारण बताया जाता है वो सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन द्वारा उस कहते हैं धारा को रोकने का प्रयास किया गया था, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि नर्मदा जी की धारा को ये नहीं रोक पाए, ठीक है। सहस्त्रबाहु के एक महत्वपूर्ण पुत्र हुए थे जयध्वज, पुत्र हुए जयध्वज। इन्होंने अवंतिका की स्थापना की, इन्होंने अवंतिका पर अधिकार किया। तो उस वक्त वो अवंतिका था नहीं, वैसे वो उज्जैन क्षेत्र था, तो उन्होंने पर्टिकुलर उज्जैन अवंतिका क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो उस वक्त तो अवंतिका न होकर के वह मालवा का ही क्षेत्र कहा जाता था। तो इनके जो है जो जयध्वज थे, जयध्वज के जो है 5 पुत्र हुए थे, ठीक है, जिसमें विधिहोत्रा 5 पुत्र हुए,
वितिहोत्रा, ठीक है, अवंती, जिनके नाम से अवंतिका या उज्जैन का नाम हम बाद में देखने को कंपनी को मिलता है, शार्यत या शायर्त भी इनको कहते हैं। राजा भोज भी जो है जयध्वज के पुत्र हैं, ठीक है। कुंडिकेर, ठीक, कुंडिकेर महत्वपूर्ण बड़े राजा। तो ये महत्वपूर्ण हुए। जो वितिहोत्र हैं और कुंडिकेर हैं, ये जो हैं चले गए विंध्यांचल, इन्होंने विंध्यांचल क्षेत्र को संभाला, कुंडिकेर और वितिहोत्रा ने, ठीक है। इनके क्षेत्र में आया ये क्या बोलते हैं आपका विंध्यांचल क्षेत्र, और जो भोज हैं और अवंती हैं ये आए उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का नाम अवंती या अवंती का नाम बाद में उज्जैन पड़ता है। तो अवंती नाम जो है अवंती के कारण पड़ा, इन्होंने अवंती की जो है स्थापना की, ठीक है। इसके अलावा जो अवंती थे, इन्होंने अवंती ने, ठीक है, अवंती ने यादवों से, उनकी राजधानी थी विदिशा, यादवों की, यादव वंश की राजधानी विदिशा थी, जिसको इन्होंने अवंती ने छीन लिया, ठीक है। उन्होंने यादव से विदिशा छीना। विदिशा मुख्यतः जो है यादवों की राजधानी रहा, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र, विदिशा क्षेत्र जो है अब अवंती जो राजा थे उनके हाथ में आ गया, ठीक है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण राजा थे अपने भीमरथ, ये भी यादव वंश से एक बड़े राजा के रूप में हुए। इनकी एक पुत्री थी भीमरथ, ठीक है, भीमरथ की पुत्री दमयंती, नल दमयंती, एक अच्छी कहानी है नल दमयंती, तो उनसे हुआ, ठीक है। तो नल दमयंती का आपस में विवाह हुआ, ठीक है, नल दमयंती आपस में विवाह हुआ, और बाद में जो नरवर क्षेत्र में इन्होंने स्थापना किया, नरवर में स्थापना, नल ने नरवर में क्षेत्र में स्थापना किया। नल दमयंती की कथा है, ठीक है। नरवर में स्थापना किया। ये मुख्यतः शिवपुरी का एक क्षेत्र है, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी का क्षेत्र है नरवल भी उसको कहते हैं, नरवर वगैरह क्षेत्र है। तो वहाँ पर इस क्षेत्र की स्थापना, शिवपुरी क्षेत्र की स्थापना नल दमयंती विवाह के दौरान हुई, ठीक है। तो ये शिवपुरी के क्षेत्र की स्थापना इनके द्वारा की गई। भीमरथ की पुत्री थी दमयंती, उनसे विवाह हुआ था। रामायण काल में हम आ रहे हैं। हमने देखा दंडकारण्य क्षेत्र में दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान राम आए थे, यहाँ जंगल क्षेत्र में आए थे भगवान राम, और यहाँ आने के बाद सीता माता का यहीं पर ही अपहरण हुआ दंडकारण्य क्षेत्र में। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम जब उनको ढूंढने के लिए निकले तो सबरी से भी मिले रास्ते में। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र जो है मुख्य रूप से बस्तर जिला के आसपास का क्षेत्र रहा, और वहीं के आसपास में अपहरण होता है सीता माता का, ठीक है। वाल्मीकि के जब सीता माता को जीत करके वापस लेकर के आए अयोध्या, तो उसके बाद जनता के दबाव के कारण जो है सीता माता ने राम के दबाव को कम करने के लिए गृह त्याग कर दिया और स्वयं जंगल चली गई, और वहां पर वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची। वहां पर तमसा नदी, ये वर्तमान टोंस नदी जो अमरकंटक में बहती है, वहीं आश्रम में उन्होंने स्थान लिया, और वहां पर उनके दो पुत्र हुए, लव और कुश। लव अफगानिस्तान ईरान क्षेत्र के राजा बने, और कुश दक्षिण कौशल की स्थापना की। दक्षिण कौशल में पन्ना की स्थापना का श्रेय भी कुश को जाता है।
कुश के बाद जो है देखते हैं धीरे धीरे सतयुग समाप्त हो जाता है और द्वापर युग का प्रारंभ होता है। द्वापर युग का में हम मुख्यतः कृष्ण भगवान को देखते हैं और सांदीपनी में वह पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण आए थे। यहाँ पर उन्होंने कई प्रकार की शिक्षा वगैरह ग्रहण की, मुख्य रूप से तांत्रिक क्रियाएं वगैरह ग्रहण की। यहाँ पर महाभारत का युद्ध द्वापर युग में महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और भी कई युद्ध हुए थे, लेकिन यह बड़ा युद्ध था महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। पांडवों की तरफ से जो है काशी, चेदी, वत्स, दशारण, करुष, मत्स्य लड़े। ये मुख्यतः हम देखें तो ये सारे बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र ने पांडवों का साथ दिया। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश, जिसमें महिष्मती के नील, कौरव वगैरह की हम बात करें तो कौरव की तरफ से महिष्मती मतलब महेश्वर के नील लड़े थे। अवंतिका के बिंदु, अनुबिंद, भोज, अंधक, कृतवर्मा, विदर्भ, निषद लड़े हैं। विदर्भ मुख्यतः महाराष्ट्र का क्षेत्र है। निषद वगैरह क्षेत्र भी खंडवा के नीचे का क्षेत्र है। हमने देखा कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की जीत हुई थी। युद्ध समाप्ति के बाद जो है अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित अंतिम रूप से द्वापर युग के राजा रहे और इनके समाप्ति के साथ ही कलयुग भी, इनकी समाप्ति के दौरान ही कलयुग का आगमन हुआ। जब परीक्षित शासन कर रहे थे तब कलयुग आया। कलयुग के अंत में अपन देखें, कलयुग के मध्य में शुरुआत में देखें महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। तो यहाँ परीक्षित के बाद से कलयुग माना जाता है भारत में। और महाजनपद काल में जो है बौद्ध जैन का विकास और कई राजवंशों का विकास होता है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम महाजनपद काल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।